आज की इस वीडियो जो हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड छात्रों के लिए दोस्तों मैथमेटिक्स गणित का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये सारे मॉडल सेट के क्वेश्चंस हैं दोस्तों। वो भी आपको बिल्कुल न्यू पैटर्न पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जितने भी अभ्यर्थी एग्जाम्स देने वाले हैं दोस्तों क्लास 10th का बोर्ड परीक्षा 2024 में मैट्रिक एग्जाम्स, उन सभी छात्रों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। फुल मार्क्स आप लोग को 100 नंबर का होता है, पता ही होगा सबको, जिसमें से आप लोग को 50% जो ऑब्जेक्टिव किया गया है और प्लस 50% लघु और दीर्घवृत्तीय प्रश्न रहेंगे। 50% ऑब्जेक्टिव की अगर बात करेंगे उसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको चुन चुन के 50 का जवाब देना है। जो आपको ईजी लगता है वही इसी का आपको OMR शीट में गोला भरना है। ठीक है, 30 आपको लघु उत्तीर्ण रहेंगे, जिसमें से 15 का ही जवाब देना है। 8 आपका दीर्घ उत्तीर्ण मतलब 5 नंबर के रहेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 4 का जवाब देना है। ठीक है, तो इस तरीके के आप लोग को परीक्षा पैटर्न रहने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न देखते हैं। ये सारे मॉडल सेट पे आधारित प्रश्न रहेंगे, जिसमें आप लोग को हर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक सभी देखना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होगा और यहाँ से काफ़ी चीज़ आपको सीखने देखने को मिलेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है इस चैनल का, starkstudy.com। गूगल पे लिखना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आप लोग को हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा सारे, ठीक है, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आगे के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। अंत तक सारे देखना, हर एक चीज़ मैं बताऊंगा डिटेल्स में, ताकि आपको इस तरह के प्रश्न आएंगे एग्जाम्स में तो आपको छूटे नहीं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न कहा गया है, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर अगर 0 है कि अगर मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सत्य होगा। जब भी कोई इक्वेशन दिया रहेगा द्विघात समीकरण, ठीक है, और बोला जाएगा कि इसका मूल रूट्स आर इक्वल मतलब मूल इसका समान है, ठीक है, तो तब क्या सत्य होगा। जैसे ही मूल समान आपको देखने को मिलेंगे तो आप एक ही चीज़ याद रखना कि जो भी इक्वेशन दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, और द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, बराबर 0, इससे तुलना कर देना है। डायरेक्ट क्या करना है, इससे तुलना कर देना। ये है क्या, इसका मानक रूप या फिर व्यापक रूप है, ठीक है ना, द्विघात समीकरण का। तो देखने क्वेश्चन जो है ये और ये सेम है, ठीक है, तो हमको कोई भी तुलना करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा a, b बराबर हो जाएगा यहाँ पे b और c बराबर c हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ जानते हैं, अगर मूल समान होता है तो देखो मूल समान हो तो d बराबर क्या होता है 0, और d का वैल्यू क्या होता है दोस्तों b² माइनस 4ac का मान क्या होता है 0। ठीक है, तो b² रखेंगे, -4ac को इस साइड लेकर जाएंगे तो ये +4ac हो जाएगा। या तो ये आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, या फिर अगर एक और इसमें स्टेप आगे बढ़ेंगे तो b बराबर प्लस माइनस रूट अंडर में क्या हो जाएगा ये 4ac। ठीक है, ये या फिर ये आंसर होगा। तो ऑप्शंस में हमको देखने से मिल रहा है कि b² बराबर 4ac तक रखा गया है, तो यही आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो मूल समान होते ही जैसी क्वेश्चंस में दिखे तो आपको d बराबर 0 कर देना है, और d का वैल्यू यहाँ पे विवेचक है दोस्तों, उसका वैल्यू होता है b² माइनस 4ac बराबर 0, बस आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न था। आगे इस तरह के प्रश्न और आएंगे अगले मॉडल सेट में, तो काफ़ी सारे मॉडल सेट की तैयारी मैं करवाऊंगा दोस्तों आप लोगों को। 50% ऑब्जेक्टिव और लघु और दीर्घोत्तर प्रश्न भी मैं बताऊंगा सारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि x² प्लस 3x प्लस 2 जैसी मैक्सिमम घात दूध देखिए, तो ये इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये आपका मैक्सिमम यहाँ पे 2 घात है, तो ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। ठीक है, बराबर 0 हो तो x का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा, पूर्णांक होगा या फिर आपको भिन्न संख्या होगा या फिर अपरिमेय संख्या होगा या फिर वास्तविक नहीं होगा मतलब अवास्तविक होगा। तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं। x² प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0। x का मान का मतलब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों कि x का वैल्यू हम क्या क्या रखेंगे, ताकि इसको कैलकुलेशन करने के बाद ये इस साइड जो है यहाँ पे 0 आ जाए। ठीक है, तो वही मान होगा, या फिर इंटीजर रखेंगे, पूर्णांक संख्या रखेंगे, भिन्न संख्या रखेंगे, अपरिमेय संख्या रखेंगे, या फिर वास्तविक या फिर अवास्तविक। ठीक है, तो हम लोग हल कर लेते हैं इसको। तो हल करेंगे हम लोग x बराबर लिखेंगे, हम लोग जानते हैं दोस्तों -b प्लस माइनस रूट अंडर में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको आसानी से इसी तरीके से आपको x का वैल्यू निकाल लेना है, श्रीधारा चार्ज के नियम से, फार्मूला सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पे देखो b के जगह पे 3 है,
यहाँ पे क्या है, ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 3 और सी की जगह पे 12 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी की जगह पे -3 रखेंगे, प्लस माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, ए का मान 1 और सी का मान 12 अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है, इसको हल करोगे तो -3 प्लस माइनस रूट अंडर में देखो 9 में से अगर 48 घटाएंगे तो यहाँ पे -39 होगा। अब बट्टा में 2। देखो रूट में कोई भी अगर संख्या में माइनस आ जाए, ठीक है, रूट में अगर माइनस ए कुछ भी आ जाए तो ये जो होगा संख्या दोस्तों, ये आपका अवास्तविक हो जाएगा, मतलब ये वास्तविक नहीं रहेगा। ठीक है ना, अवास्तविक इमेजिनरी संख्या हो जाएगा, नॉन रियल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे माइनस में आ गया, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर वास्तविक नहीं होगा, नॉन रियल होगा। ठीक है, समझ में आ रही ना। या फिर डी का वैल्यू अगर निकालेंगे हम लोग दोस्तों, यहाँ से डी का वैल्यू, तो ये <0 होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस में है इसका मार्क। ठीक है ना, समझ में आ रही है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया यहाँ पे, डी हो गया 2 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगर कोई भी डाउट है तो जरूर कमेंट्स करके बताना सारा। थर्ड नंबर है दोस्तों कि एक वृत्त की परिमाप, ठीक है, परिमाप हम लोग परिधि को ही बोलते हैं, एवं उसका क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो क्या होगी। देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कहा गया है कि परिमाप, ठीक है, बराबर क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल है, और ये दोनों किसका है दोस्तों, तो ये वृत्त का है। ठीक है, क्या है ये, वृत्त का। ठीक है ना, वृत्त के क्षेत्रफल और परिमाप बराबर है। परिमाप को हम लोग परिधि बोलते हैं, तो परिधि क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, और क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो यहाँ से पाई से पाई गया, क्योंकि दोनों का मान सेम होता है। एक आर से एक आर चला गया, तो आर बराबर क्या बचा, 2। यही आर बराबर 2 क्या हो गया, ये मात्रक हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये आंसर। ऑप्शन नंबर 3 का एक करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। कहा गया है कि 2, 3, 4, 5, 6 के माध्यिका होंगे। माध्यिका मतलब होता है दोस्तों बीच की संख्या। ठीक है, माध्यिका मतलब बीच की संख्या को हम लोग माध्यिका बोलते हैं। कोई भी आपको सीरीज दिया रहेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले या तो फिर हम लोग बढ़ते क्रम में सजाएंगे या फिर हम लोग घटते क्रम में सजाएंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन से दिख रहा है कि 2, 3, 4, 5 और 6 ये ऑलरेडी क्वेश्चन में हम लोग को बढ़ते क्रम में सजा के दिया है, तो इसमें कोई भी छेड़छाड़ हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब माध्यिका निकालेंगे दोस्तों। तो माध्यिका का मतलब मैंने बताया बीच की संख्या, तो इसमें से बीच की संख्या कौन सा है, इधर से गिनेंगे 1, 2, 3, इधर से गिनेंगे 1, 2, 3, तो मतलब 4 जो है यही इसका क्या हो गया, माध्यिका। 4 क्या है, इस सीरीज का, इस टर्म का दोस्तों आपको बीच की संख्या है। ठीक है, 4, तो वही इसका आंसर हो गया। अब इसमें कन्फ्यूजन कब, इसका आंसर हालांकि 4 का सी हो जाएगा। अब इसी में एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग इसमें तो इतना टर्म था, अगर इसी में हम लोग 2, 3, 4, 5, 6 और 7 लिख देते हैं, ठीक है, एक और टर्म हम लोग बढ़ा देते हैं, तो अब देखो 1, 2, 3, 1, 2, 3, अब 2 संख्या क्या आ गया, बीच में आ गया। देखो इधर से भी 2 गिनोगे तो 4 आएगा, इधर से भी 1, 2, 5 आएगा। ठीक है, तो अब 2 संख्या बीच में आ जाएगा। तब माध्यिका जब निकालोगे दोस्तों, तो इसको क्या करोगे, जो भी संख्या बीच में आ रहा है 2 संख्या, तो उसको लोग 4 + 5 दोनों को जोड़ देंगे और 2 से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 4.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपको और भी अच्छे तरीके से बताऊंगा, हालांकि इसका आंसर 4 का सी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो क्या होती है। मान लेते हैं दोस्तों ये कोई वृत्त है। ठीक है, ये आपका इसका त्रिज्या है r, तो वृत्त की जो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। ठीक है, ये जो मैं खींच रहा हूँ अभी, इसको जीवा बोलते हैं। अब इसी जीवा को खींचते खींचते दोस्तों एक ऐसा टर्म आता है कि जो केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है, वो ऐसा जीवा जो केंद्र से होकर गुजरेगा वो सबसे बड़ा जीवा कहलाएगा, सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा। और सबसे बड़ी जीवा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, मतलब व्यास बोलते हैं। व्यास का मतलब होता है दोस्तों 2 गुने त्रिज्या, क्या होता है, 2 गुने त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास कहलाती है। अगला दोस्तों देखते हैं कि एक्स अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए एक्स अक्ष पर वाई का वैल्यू हमेशा याद रखना। देखो इसमें बहुत सारे छात्र कन्फ्यूज होते हैं कि एक्स अक्ष के निर्देशांक कहा गया है ना, एक्स अक्ष के निर्देशांक कहा गया है दोस्तों, तो हमेशा याद रखना एक्स अक्ष को एक्स लिखेंगे और एक्स अक्ष के निर्देशांक जब बोला जाए तो वाई का वैल्यू क्या रखेंगे, 0। तो एक्स को 0 यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 6 का ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यही पूछा जाएगा दोस्तों वाई अक्ष के निर्देशांक,
देखो वाई अक्ष के निर्देशांक अगर पूछा जाएगा, ठीक है, तो वाई को वाई रखेंगे और एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे 0। तो ये 0, y जो है ये वाई अक्ष के निर्देशांक हो गया है, ठीक है, वाई अक्ष के निर्देशांक। समझ में आ रही है ना, मतलब जो आपको अक्ष दिया रहेगा उसको लिख के और बाकी को 0 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो उस अक्ष पर y का वैल्यू या फिर x का वैल्यू 0 होगा, ठीक है ना। इसका आंसर 6 का ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखते हैं कि कहा गया कि 2 sin 58 डिग्री बटा cos 32 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, 2 sin 58, ठीक है, बटा में है cos 32। देखो एक ट्रिक बताता हूँ, जब साइन और कॉस में कोई भी टर्म दिया रहे और डिवाइड के फॉर्म में, और ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, दोनों का वैल्यू जैसे 58 है प्लस 32 है, इसका अगर जोड़ के 90 आ रही है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर होगा। क्या होगा, 1 के बराबर, ठीक है। तो 2 गुने 1, तो यहाँ पे 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये कैसे आता है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे 2 sin 58 डिग्री है ना, अब बटा में cos 32 डिग्री, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन या फिर कॉस को हम लोग कॉस या फिर साइन में बदल देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग कॉस को यहाँ पे साइन में बदलते हैं, चलो साइन को हम लोग कॉस में बदल देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 2 sin 90 में से कितना घटाएंगे ताकि 58 आ जाए, तो 90 में से हम लोग 32 घटाएंगे तो ये 58 आ जाएगा। बट्टा में क्या है, cos 32। अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपको cos थीटा के बराबर होता है। क्या होता है, cos थीटा के बराबर। तो 2 यहाँ पे देखो साइन हटा तो यहाँ पे क्या बचा, cos, और थीटा के जगह पे कितना है 32। ये cos 32 बटा में नीचे में cos 32, ये क्या हो गया, दोनों कट गया तो बचा क्या, 2 ही बचा ना। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, अगर दोनों जोड़ के 90 डिग्री आ रही है आप लोगों का, तो हमेशा क्या मानना, एक मान याद रखना जब साइन और cos की बात आए तो, ठीक है, और टेन और cot का भी बात आएगा तो। नेक्स्ट है यहाँ पे 8 नंबर कि किसी घटनाओं की प्रायिकता का योग जो होता है वो कितना होता है। देखिए जितने भी टोटल प्रायिकता होगा सभी का योग जो होगा वो केवल 1 के बराबर होगा, ठीक है। 0 से 1 के बीच में ही प्रायिकताओं का मान होता है। -1 कभी नहीं होगा, 2 कभी नहीं होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर 0.1 0.2, मतलब 0 और 1 के बीच में ही होगा। कहने का मतलब दोस्तों 0 के बराबर, ठीक है, 0 से बड़ा, और हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा होगा, ठीक है ना। 1 से क्या होगा यहाँ पे, छोटा होगा, ठीक है ना। 0 से 1 के बीच में याद रखना, 0 से 1 के बीच में होता है प्रायिकताओं का मान। न नेगेटिव होगा, न इंटीजर में होगा, ठीक है, न 1 से बड़ा होगा। अगला देखते हैं 9 नंबर। कहा गया कि एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। देखिए 3 तरह का प्रश्न पूछा जाता है इसमें, रैखिक, द्विघात, त्रिघात। जब रैखिक का पूछा जाएगा तो ax प्लस बी बराबर 0 होगा, ये हो गया आपका रैखिक, ठीक है। अगर द्विघात पूछा जाएगा तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा बराबर 0, ये हो गया आपका द्विघात। क्या हो गया, ये द्विघात। ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या हो गया दोस्तों आपको त्रिघात। आपको 3 घात तक ही याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम्स में 3 घात तक के ही मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों इसका क्या हो गया, व्यापक रूप हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 9 का ए हो जाएगा जो व्यापक रूप है। चलिए अगला देखते हैं, √3 सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान जो है क्या होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखो यहाँ पे क्या कहा गया कि √3 सेक थीटा है, ठीक है, बराबर 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से सेक थीटा का मान ये 2, इस √3 को हम लोग क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो अभी मान याद रखो कि सेक थीटा में किसका वैल्यू, कितने डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 2 बटा में √3 होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे याद दोस्तों, सेक थीटा को छोड़ो, हम लोग कॉस थीटा में याद रखेंगे कि किसका मान होता है √3/2, क्योंकि उल्टा होता है कॉस का, उल्टा सेक होता है। तो √3/2 जो होता है ये आपको कॉस 30 डिग्री के बराबर होता है, कॉस 30 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, सेक थीटा बराबर यहाँ पे, और कॉस 30 का उल्टा क्या होता है, सेक, मतलब सेक 30, ठीक है, उल्टा कॉस 30 का उल्टा मैंने क्या बोला, सेक 30 होता है। तो यहाँ से हम लोग सेक थीटा की जगह पे सेक 30 लिखेंगे, तो सेक से यहाँ पे सेक गया तो थीटा का मान 30 डिग्री हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। देखो मैंने आप लोगों को इस तरीके से बताया, हालांकि आपको मान जो है साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, ये सभी का मान आपको 90 डिग्री तक याद होनी चाहिए,
ठीक है ना, तब आप आसानी से बना लोगे। अब देखो यहाँ पे सेक जो 30 डिग्री का वैल्यू होता है, सेक 30 डिग्री का वैल्यू, इसका मान होता है 2/√3, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेक 60 डिग्री का वैल्यू अगर पूछा जाएगा तो ये 2 होता है, समझ में आ रहे ना। और सेक 45 का मान पूछा जाएगा तो √2 होता है, ठीक है। इसको याद रखोगे तब आपको आसानी से बनते हुए क्वेश्चन चले जाएंगे। अगला देखते हैं दोस्तों कि 0.3 के ऊपर रेकरिंग का परिमेय संख्या में परिमेय रूप में लघुत्तम रूप कौन सा है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये भी। कहा गया है कि 0.3 है, उसके ऊपर रेकरिंग है, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों रेकरिंग हटाएंगे, नीचे में 9 सटेगा, तो यहाँ से 1 से 3 कट जाएगा, तो इसका वैल्यू जो होगा 1/3 होगा। क्या होगा? 1/3। यही ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। मतलब जितना भी रेकरिंग रहेगा उतना नीचे में 9 आ जाएगा, ठीक है, बट्टा में। अगला है कि 3 + 2√3 कौन सी संख्या। बहुत ही सिंपल है, पूछा जाता रहा है दोस्तों। कहा गया है कि 3 + 2√3 कौन सी संख्या है। तो देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ दोस्तों यहाँ पे कि कोई भी संख्या अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या अगर जुड़ता है तो हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। अब बताओ हमको यहाँ पे 3 कौन सी संख्या है? 3 है आपका परिमेय। 2√3 कौन सी संख्या? ये है आपका अपरिमेय, क्योंकि √3 है और रूट का जिसका हम लोग पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? अपरिमेय संख्या। तो जब भी परिमेय और अपरिमेय का जोड़ होगा या फिर घटाव होगा दोस्तों, क्या होगा? या तो हम लोग जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, तो हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। मैं भाग और गुना की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाग और गुना में चेंजेज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो गया? इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा, ठीक है ना। 12 का बी। 13 नंबर देखते हैं कि बहुपद x² + 5x - 6 = 0 नहीं है, ये बहुपद दिया गया है, इसका पूछा गया घात। देखिए जब भी डिग्री पूछा जाएगा, मतलब घात पूछा जाएगा, तो आपको हमेशा याद रखना है महत्तम घात, ठीक है, महत्तम घात, ठीक है, न्यूनतम वाला नहीं। जब भी घात की बात आएगा तो महत्तम आपको देखना है कितना है। तो इस इक्वेशन में, इस बहुपद में देखो मैक्सिमम घात कितना है? 2 है, तो यही क्या हो गया? आपका घात कहलाएगा, ठीक है, महत्तम घात। ऑप्शन नंबर आपको डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, 13 का डी। 14 नंबर देखते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप कौन सा है। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ाया कि 3 तरह के मानक रूप, रैखिक, द्विघात और त्रिघात का मैंने आपको टोटल तीनों बताया, ठीक है। तो समीकरण है तो समीकरण में 0 आपको लगाना है। देखो क्या होगा? ax² + bx + c, और यहाँ पे a ≠ 0 होगा, बराबर 0, जहाँ पे a ≠ 0। अब बताओगे यहाँ पे भी लिखा है, तो बहुत सारे छात्र इसको क्या करेंगे? सही कर देंगे जल्दी जल्दी में, लेकिन ये आपका क्या हो गया? गलत हो जाएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण है और समीकरण जब भी पूछा जाएगा तो हमेशा क्या करना? जो भी इक्वेशन आपको है उसके बराबर में 0 लिखना ही पड़ेगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर 14 का सी। चलिए 15 नंबर देखते हैं दोस्तों। कहा गया है कि यदि एपी का एनवा पद है, ठीक है, जब पहला पद ए सार्वंतर डी हो तो एनवा पद ज्ञात करें। देखिए टी एन बराबर क्या होता है, ठीक है, जब हम लोग को पहला पद मतलब फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू पता है, ए ही दिया है, और सार्वंतर आपको पता है, सार्वंतर क्या है? डी है, ठीक है, और पदों की संख्या n है। क्या है? पदों की संख्या n है। इसका फार्मूला होता है दोस्तों टी एन बराबर a + n - 1 × d, ठीक है। तो हम लोग को एनवा पद ए के जगह पे क्या है? पहला पद के जगह पे ए ही दिया है, एन के जगह पे पदों की संख्या भी n ही है, n - 1, और डी के जगह पे भी आपको डी ही है। यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया a + n - 1 × d। तो a + n - 1 × d किस में है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 15 का ए में है। यही इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर। कहा गया कि सभी वृत्त जो होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए सभी वृत्तों की बात हो रही है, तो चलिए मान लेते हैं ये भी आपका वृत्त है, ये भी क्या आपका वृत्त है, ये भी क्या आपका एक वृत्त है, ये भी क्या आपका एक वृत्त है, ठीक है। तो बोला गया है, ये मान लेते हैं ये मान लेते हैं इसको हम ए बी सी और डी। मतलब बोला गया कि सभी वृत्त जो होते हैं वो क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं, समरूप होते हैं
असमरूप होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखो दोस्तों, इस चारों आप लोग वृत्तों को गौर से देखोगे, सिर्फ और सिर्फ आकार में बड़ा है। क्या है? आकार में बड़ा है। बाकी इसका रूप जो है एक ही है। क्या है? इसका सिमिलर है, रूप अलग, मतलब एक ही है। ये भी आपको गोल दिखेगा, ये भी आपको गोल दिखेगा, ये भी आपको गोल दिखेगा, ये भी आपको गोल दिखेगा। ठीक है, इसमें भी 360 डिग्री का कोण बनेगा, इसमें भी 360 डिग्री, इसमें भी 360 डिग्री, इसमें भी 360 डिग्री। समझ में आ रही ना? इसमें भी आपको एक त्रिज्या है, इसमें भी आपको एक त्रिज्या, इसमें भी आपको एक त्रिज्या है। तो ये आपको क्या हो गया, सभी वृत्त जो है एक एक दूसरे के क्या है, समरूप है। क्या है? समरूप है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समरूप। अब इसमें एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, ये तो आपको हो गया वृत्त के बारे में। अगर इसी में पूछ दिया जाए दोस्तों आप लोगों से कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सभी समबाहु त्रिभुज, ठीक है, सभी समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है, तो सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो भी समरूप होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक है ना? क्या होता है? समरूप होते हैं। समरूप और सर्वांग-सम, अगर इसमें से ऑप्शंस रहता है यहाँ पे समरूप और सर्वांग-सम दोनों, तो वो आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समरूप मानेंगे। ऑप्शन नंबर 16 का बी। 17 देखते हैं हम लोग। बिंदु P-4,5 में भुज है। भुज किसको बोलते हैं दोस्तों? हम लोग एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं और वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं। ठीक है, वाई अक्ष को क्या बोलते हैं हम लोग? कोटि बोलते हैं। तो एक्स बराबर भुज, वाई बराबर कोटि, तो ये हो जाएगा आपको P-4,5, तो ये आपका हो गया भुज। क्या हो गया? भुज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भुज। अगला देखते हैं कि 1+10² है, बट्टा में है 1+cot² है। बहुत ही सिंपल है, इसको फार्मूला बेस्ड हम लोग लिख सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि sec² माइनस 10² का मान होता है 1, उसी तरीके से होता है एक cosec² माइनस आपको होता है cot² बराबर होता है 1। ठीक है, तो देखो अगर sec² को हम लोग रखेंगे और इस -10² को उस साइड लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 1+10²। उसी तरीके से cosec² को इस साइड रखेंगे अब बराबर cot² को उस साइड लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 1+cot²। ठीक है, हमसे मांगा क्या गया है दोस्तों? 1+10²। अब बटा में 1+cot²। अभी हम लोग जस्ट मान निकाले हैं, इसका वैल्यू sec² के बराबर होता है, बटा में इसके बराबर cosec² के बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? cosec² को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, इसको 1/cos², बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि उल्टा होता है, और इसको लिख सकते हैं 1/sin²। अब इस sin² को ऊपर लेके जाएंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा sin², अब बटा में है cos²। तो sin² बटा में cos² क्या हो जाएगा आपको? tan² के बराबर हो जाएगा। तो यही आपका इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, 18 का डी। चलो 19 नंबर देखते हैं कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। मान लेते हैं दोस्तों ये कोई आपका एक वृत्त है। ठीक है, मान लेते हैं ये आपका कोई एक वृत्त है। क्या बोला गया है? इसकी कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। मान लेते हैं कोई बिंदु है, तो इससे इस एक स्पर्श रेखाएं हो गया, इससे एक स्पर्श रेखाएं हो गया। इसमें न बोला गया है कि एक बिंदु से, ठीक है, इसमें बोला गया कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक बिंदु यहाँ भी होगा, एक बिंदु यहाँ भी होगा, तो ऐसे हम लोग खींचेंगे। ठीक है, फिर ऐसे खींचेंगे, मतलब हर तरीके से हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितने? अनंत स्पर्श रेखाएं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में 19 नंबर क्वेश्चन में ही एक पॉइंट जोड़ दिया जाए कि एक वृत्त पर एक बिंदु से, क्या कहा गया है? एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींचे जाएंगे। जब ये प्रश्न आप लोगों से पूछ दिया जाए ना, तब इसका आंसर जो होगा केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं। कितने? केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं। समझ में आ रही ना?
केवल 2 होगा एक बिंदु से, ठीक है। जब पूछा जाए कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है तो अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। अगला है कि वर्ग की भुजा एवं विकर्ण के बीच का अनुपात कितना होता है। वर्ग की भुजा, ठीक है, वर्ग की बात हो रही है, उसका विकर्ण का अनुपात पूछा गया है। तो मान लेते हैं दोस्तों ये कोई आपका वर्ग है जिसकी भुजा ए मान लेते हैं, ठीक है, और ये मान लेते हैं इसका एक विकर्ण है, ठीक है ना। जब ये समकोण त्रिभुज होता है यहाँ पे 90 डिग्री, ये आधार, ये लंब, ये कर्ण हो गया, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर, तो ये रूट अंडर 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ए बाहर आ जाएगा तो a√2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा a√2, ठीक है। भुजा हम लोगों ने क्या माना है a, और विकर्ण क्या निकला है a√2, तो ये से a गया तो बचा क्या आपका 1/√2। तो यही क्या होगा, भुजा और विकर्ण का जो अनुपात होगा 1/√2, 1/√2। ऑप्शन नंबर आपको बी याद रखना है, बहुत ही सिंपल प्रश्न था, ठीक है। ऐसे याद रखना है कि वर्ग की भुजा अगर ए है तो विकर्ण उसका होगा √2 गुने भुजा, ठीक है, या फिर a√2 भुजा गुने √2। अगला देखते हैं 6/15 का दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या होगा। देखिए दशमलव प्रसार अगर कोई संख्या p/q के रूप में हो और p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, ध्यान से सुनो क्या बोला जा रहा है, p/q के रूप में हो कोई भी फॉर्म, ठीक है, कोई भी आपको फ्रैक्शन दिया है, p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कोई भी दोनों में कॉमन नहीं होनी चाहिए, जैसे 3/15 जो है इसमें कॉमन है, ठीक है, 3×5 = 15, तो ये 1/5 होनी चाहिए, 2/5 होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मैं सिंपल उदाहरण दिया छोटा सा, बड़ा बड़ा संख्या भी हो सकता है यहाँ पे। और q का गुणनखंड, q का जो गुणनखंड होगा वो 2 और 5 के रूप का होना चाहिए, ठीक है, 2 और 5 के रूप का होना चाहिए, 2 के पावर m या फिर 5 के पावर n कुछ भी हो रहे हैं, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, 3 आ जाए, ठीक है, 7 आ जाए, ये सभी संख्या क्या हो गया, अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अशांत। इसको पहले समझ लेते हैं, 2 और 5 जैसे ही आएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, शांत प्रसार बोलेंगे, ठीक है। और 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, के अलावा कुछ भी, 2 और 5 के अलावा 2 और 5 भी रहेगा ना, ठीक है, और उसके अलावा अगर 3 आ जाएगा तो वो आपका अशांत हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी संख्या। जैसे अभी हम लोग क्वेश्चंस दिया गया है 21 नंबर, इसको हम लोग हल करते हैं, देखो सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। क्या क्या आ गया, 6/15। अब देखते हैं दोस्तों इसमें कॉमन सा है, कुछ कॉमन है ना, तो हम लोग कटा देते हैं, 3 दूनी 6 और 3×5 = 15, ये 2/5 आ गया, ठीक है। अब देखो ये तो सिंपल है, इसको भाग दोगे तो आप लोग 0.4, ये कट जाएगा आसानी से, तो ये तो हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। अब इसी में अगर बड़ा बड़ा संख्या दे दिया जाए, ठीक है, जैसे आपको 8/15 दे दिया जाए, ठीक है, अब इसको कटाओगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, लेकिन इसमें देखते हैं सबसे पहले उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं है, कॉमन नहीं है कुछ भी, तो इसको हम लोग मतलब इसका फैक्टराइज करेंगे 15 का, ये देखो ये हो जाएगा आपको 3×5 = 15, ठीक है, 8/3 × 5 है ना, 3 और 5 आ गया, तो ये कभी भी आपका क्या होगा, ये नहीं कटेगा, क्या होगा, नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा अशांत, ये क्या हो गया, अशांत दोस्तों, समझ में आया ना। ये कभी भी जैसे 0.4 कट गया ना, ये 8/15 कभी नहीं कटेगा, आप भाग देख के देख लो, ये आपको भाग लगते चला जाएगा इसमें, ठीक है, कभी भी नहीं कटेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। अगला देखते हैं 22 नंबर, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ये होल स्क्वायर है दोस्तों, ठीक है, x² + 7x + 10 के शून्यक अल्फा बीटा है, मूल क्या है इसका, अल्फा बीटा है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, -b/a होता है, तो -b के जगह पर -7, a के जगह पर 1, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -7 निकला, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 49 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही सिंपल प्रश्न था। अगला देखते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे, शून्यक निकाल लो भाई, x² + 3x + 2, ठीक है, बराबर 0। तो शून्यक ऑप्शन से भी निकाल सकते हो कि जो भी ऑप्शन आपको सूट कर रहा है और 0 के बराबर आया तो वही इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको तो ये हो जाएगा 2x²। अब 3x को 2 टर्म में लिखो दोस्तों,
ठीक है। 3x को दो टर्म में लिखो, 2x प्लस एक्स, मल्टीप्लाई करके 2x² भी आ जाए और जोड़ जार के 3x भी आ जाए तो ये फिट हो रही है। तो x² प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पे x कॉमन आएगा तो x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन आएगा तो x प्लस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये x बराबर -1 और -2 किस ऑप्शन में है? -1 और -2 ऑप्शन नंबर ए। यही इसका क्या हो गया? आंसर हो जाएगा। तो इसका ए इसका शून्य कहलाएगा। ठीक है। 24 है कि महत्तम समावर्तक ए बी इंटू एक्स लघुत्तम समावर्तक ए बी गुना है लघुत्तम समावर्तक ए बी। देखो जब भी पूछा जाएगा महत्तम समावर्तक ए और बी का और लघुत्तम समावर्तक, तो हमेशा याद रखना दोस्तों HCF गुने एलसीएम जो होता है वो दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, ए गुने बी के बराबर। तो ये होता है ए गुने बी के बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 24 का डी। चलिए 25 देखते हैं कि क्या कहा गया है दोस्तों कि 3 cot a बराबर 4, तो साइन ए का वैल्यू क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। cot a का वैल्यू यहाँ पे 4/3 है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? b/p। p/b होता है tan थीटा में, तो ये उल्टा हो जाएगा b/p। यहाँ से हम लोग h का वैल्यू निकालेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5। तो साइन ए का वैल्यू निकालना है, तो साइन ए का वैल्यू होता है p/h, लंब/में कर्ण, p दिया गया आपको 3 और कर्ण निकाले हैं 5, तो यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया 3/5, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, ये सारे मॉडल सेट पे आधारित क्वेश्चंस थे, मॉडल सेट का, जिसमें से आप लोगों को हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के मैथ का क्वेश्चंस था। ठीक है, इसी तरीके के काफ़ी सारे मॉडल सेट आने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में दोस्तों। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, starkstudy.com, गूगल पर लिखना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट्स करके बताना। चलिए मैं मिलता हूँ अगले सेट में मैथ्स का और साइंस का। ठीक है, सारे सब्जेक्ट लेकर आऊँगा मॉडल सेट के रूप में। तो बने रहना दोस्तों और वीडियो को हर जगह शेयर भी करते रहना।